नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा कांग्रेस में चल रहे घमासान के बीच राहुल गांधी का एक दिवसीय चंडीगढ़ दौरा हुआ, जहां राहुल गांधी ने एआईसीसी और पीसीसी ऑब्जर्वर्स के साथ मीटिंग कर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरा, तो वहीं पार्टी नेताओं को एकजुटता का संदेश भी दिया। हरियाणा कांग्रेस में इस बार जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में बड़े नेताओं की सिफारिशों को भी प्राथमिकता न देने की बात कही गई। ऐसे में कांग्रेस प्रभारी से लेकर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस में संगठन निर्माण को लेकर नेता प्रतिपक्ष को तय करने की जो कवायद में जुटा है, वो कितना सिरे चढ़ेगी और राहुल गांधी की एकजुटता के संदेश का पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर क्या असर पड़ेगा, ये सवाल है। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा कि राहुल गांधी ने जो नसीहत दी है कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, दिग्गज नेताओं को, वो कितने सिरे चढ़ेगी और कितनी उनकी बात मानी जाएगी। इससे पहले भी राहुल गांधी के दौरे हरियाणा में हुए हैं, लेकिन अब एक दिवसीय दौरे से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि अब राहुल गांधी कोई ठोस समाधान पार्टी के लिए लेकर आएंगे। जो एक दशक से ज्यादा समय हो गया संगठन नहीं बना, संगठन निर्माण होगा, एकजुटता होगी। हालांकि ये सवाल अभी इनके जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं बेमानी सा लगता है, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति हम देख रहे हैं दिनों दिन और ज्यादा दयनीय होती जा रही है। अंदरूनी कलह, आपसी गुटबाजी कांग्रेस को हाशिए पर लेकर आ गई है। अब राहुल गांधी का दौरा कितना महत्वपूर्ण है और इस दौरे के कितने इंपैक्ट देखने को मिलेंगे, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ। हिसार से टोटल टीवी के एडिटर एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एडिटर एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कई दिनों से चर्चा में रहा राहुल गांधी का चंडीगढ़ दौरा हो गया और राहुल अपनी टीम के साथ दिल्ली लौट गए। अब सबसे बड़ा सवाल वही कि राहुल गांधी का एकजुटता और पार्टी के प्रति समर्पण का आह्वान और आदेश क्या अपना असर दिखाएगा? क्या पार्टी के बड़े नेता यही कर दिखाएंगे? फैसला ये कि अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति प्रदेश कांग्रेस कमेटी या सीएलपी लीडर नहीं, बल्कि हाईकमान एआईसीसी ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट के आधार पर करेगा। जो नेता पैरवी या सिफारिश करेगा उसके नंबर कट जाएंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई भी जरूर होगी। लीजिए, अभी तक गुटबाजी और टांग खिंचाई में उलझी रही प्रदेश कांग्रेस को एक बड़े नेता का सख्त और ताजा फरमान। राहुल जी बहुत स्ट्रिक्टली बोला है, जो गुटबाजी कोई कम नहीं है हरियाणा में, इसलिए 11 साल से हम लोग डीसीसी प्रेसिडेंट नहीं बना पाया। और जो भी गुटबाजी, जो भी आदमी किस गुट में है वो रहने दीजिए, उसमें हमारा कोई इतराज नहीं है। मगर कांग्रेस का काम करने का टाइम में कोई गुटबाजी का नाम नहीं आना चाहिए। हम लोग इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर कोई कंप्लेंट आया तो समझ लीजिए वो जो आदमी तुरंत बदला जाएगा। उधर बीजेपी सरकार की नजर भी राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे पर लगी थी। कुछ प्रतिक्रिया तो होनी ही थी। सो बिना घुमाकर सीधा जवाब देने वाले मंत्री कृष्ण बेदी की प्रतिक्रिया। मैं कोई सेवा नहीं कर सकता, होना जाना कुछ नहीं है, होना जाना कुछ नहीं है। वो जो खीर मंडने की लट बजना शैलजा ने देख के वहां राजी नहीं, रणदीप ने देख के वहां राजी नहीं, रणदीप ने देख कर राजी, शैलजा ने देख कर राजी नहीं। ये भी अगर शौक तुम्हारा और बांट लिया, राहुल गांधी ने एक नया कले से छेड़ लिया, जो कुछ हो जनता वहां नहीं होने देने का। गौरतलब है कि 10 जून से एआईसीसी ऑब्जर्वर्स के पीसीसी ऑब्जर्वर के साथ जिलों के दौरे शुरू हो जाएंगे। एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स अपनी रिपोर्ट सीधे एआईसीसी को भेजेंगे। एआईसीसी ही अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करेगी। सबको साफ साफ संदेश दिया गया है, अब कोई गुटबाजी या सिफारिश नहीं होनी चाहिए। 30 जून तक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी और फिर जिला संगठन बनेगा। संगठन बनने के बाद 37 विधायकों और 5 लोकसभा सांसदों वाली पार्टी कांग्रेस फिर भी ठंडी पड़ी रही और गुटबाजी में उलझी रही, तो इसमें फिर बीजेपी की साजिश थोड़े ही होगी। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो पार्टी की दिशा और दशा क्या कहती है? इतने मंथन के बाद, गहन मंथन के बाद क्या कांग्रेस का कुछ होगा? क्या समाधान निकलेगा गुटबाजी का? क्या खत्म होगी गुटबाजी? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनके जवाब आज हर कोई जानना चाहता है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, किस तरीके की परिस्थिति अब राहुल गांधी का ये दौरा और इस दौरे के बाद क्या कुछ इंपैक्ट देखने को मिलेंगे
इसके और क्या संगठन निर्माण की दिशा में अब काम होगा, क्योंकि एकजुटता का संदेश दिया है कांग्रेस नेताओं में और कार्यकर्ताओं में। राहुल गांधी जोश भरते नजर आए हैं। इस बार का दौरा बीते दौरों से कितना अलग? देखिए सौरभ, ये दौरा परिस्थितियों विशेष में था। आज मेरी कांग्रेस नेता से बात हुई, क्योंकि राहुल गांधी को आने के बाद और रवाना होने के बाद 24 घंटे गुजर चुके हैं। 24 घंटे में कुछ नई चीजें सामने आई हैं। ये जो एक शर्त लगाई गई है कि 35 से 55 साल की उम्र के जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे, राहुल गांधी ने अंदर बैठक में ये बात इसलिए कही थी, वो चाहते हैं नई लीडरशिप उभरे पार्टी में, नई लीडरशिप उभरे ताकि पार्टी अब मजबूत हो, उत्साह नजर आए, ऊर्जा नजर आए और आगे चलकर पार्टी को इसका फायदा मिले। तो राहुल गांधी ने माना कांग्रेसियों के सामने कि लीडरशिप डेवलप नहीं की जिस तरीके से बीजेपी ने की है। बीजेपी में क्या है, बीजेपी अपने किसी एक पदाधिकारी को प्रमोशन देती है, अगले पद पे भेज देती है, उस जगह पे दूसरे को देती है, एक रिप्लेसमेंट रोटेशन वाइज चलता रहता है जी। उससे क्या है, उत्साह बना रहता है, ऊर्जा बनी रहती है और सुनने वाले को भी लगता है कि देखो मेहनत की है, उसका फल मिला है। लेकिन कांग्रेस में इस मामले में ठहराव था। तो राहुल गांधी ये चाहते हैं कि 35 से 55 साल का मतलब ही यही है कि गतिशील, डायनामिक, जिसमें ऊर्जा, उत्साह हो, कुछ नयापन नजर आए। तो इसीलिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ये कन्विंस कराया गया कि लीडरशिप को डेवलप करना पार्टी की नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है जी। जैसे आप अपने बच्चों को अपनी दुकान, प्रतिष्ठान, फैक्ट्री या प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, काम करने की आजादी देते हो, तो वैसे भी पार्टी को चलाने के लिए भी ये सब जरूरी है। तो उसके बाद राहुल गांधी के जाने के बाद प्रदेश प्रभारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सारी बातें क्लियर कर दी गई है। राहुल गांधी से लेकर बीके हरिप्रसाद तक के गुटबाजी आप बेशक नजर आए, लेकिन गुटबाजी से पार्टी को नुकसान होगा, ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। एक कांग्रेस नेता ने आज मेरे को बताया कि हरियाणा में ये पैटर्न और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि गुजरात में इसको इंप्लीमेंट किया जा चुका है और वहां अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। उसका फीडबैक आ रहा है, गुजरात में ये सब किया जा चुका है जो अब हरियाणा में करने की कोशिश हो रही है। तो कांग्रेसियों में थोड़ा सा उत्साह जरूर है। और एक नई बात यह भी है जी, जो 69 जिले के ऑब्जर्वर्स बनाए हैं, आज ये खबर एक नई ये भी है सूत्रों से कि इसमें 11 से 15 तक सुरजेवाला के समर्थकों को एडजस्ट किया है ऑब्जर्वर्स में। ऐसे ही भूपेंद्र हुड्डा के और ऐसे ही कुमारी शैलजा के और 3 से 5 ऑब्जर्वर्स वीरेंद्र सिंह डूमर का, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं बीजेपी सरकार में, कदावर नेता है। और 10 कम से कम ऐसी जिनकी कुछ डायरेक्ट दिल्ली से सिफारिश गई थी, उनको भी ऑब्जर्वर बनाए गए। कुल मिलाकर ये 69-70 ऑब्जर्वर बने हैं एक एक जिले में। चूंकि 22 एआईसी के ऑब्जर्वर्स हैं, उनके साथ 3-3 को लगाया जाएगा। 22 जिले हैं, 22 को गुना कर दे तो 66 हो गए। करीब 69-70 जो ऑब्जर्वर्स बने हैं, 3-3 ऑब्जर्वर्स जिले के, एक एआईसी ऑब्जर्वर्स के साथ लगेंगे। सारी कुछ छाना जाएगा। और राहुल गांधी से लेकर प्रदेश प्रभारी तक ये ताकीद की गई है, आदेश दिए गए हैं कि जो सक्रिय लोग हैं, जो पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन जिनके मन में मलाल है कि काश कांग्रेस लगातार 3 बार सत्ता से चूक गई है। और अंदर बंद कमरे में ये बात भी हुई, यहां के नेताओं ने कहा कि बहुत कम मार्जिन से हम बहुत सारी सीटें हारे हैं, अगर वो सीटें हम जीतते तो सरकार बनती। तो यहां के नेताओं ने दलीलें दी हैं। तो कम मार्जिन से जो हारी गई सीटें, उनकी पहचान की गई है, उन पर काम और गहराई में उतरकर करने की बात हुई है। लेकिन कुल मिलाकर लीडरशिप डेवलपमेंट पर कांग्रेस ध्यान दे रही है। गुटबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी और जो सिफारिश करेगा, पैरवी करेगा, प्रभावित करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बीके हरिप्रसाद से लेकर राहुल गांधी ने साफ कर दिया है। तो अब जो कुछ हुआ है, नेता उम्मीद करें जैसे गुजरात में इस सारे कवायद का कुछ रिजल्ट मिल रहे हैं, वहां थोड़ा सा नजर हो रहा है, फायदा आ रहा है। तो कांग्रेस में भी अब इसी दिशा में पार्टी चल पड़ी। ठीक है महेश, जो बड़ी चुनौतियां हैं पार्टी के आगे क्या है? बीके हरिप्रसाद हैं, बड़े चेंज के तौर पर पार्टी उन्हें देख रही है, कह रही है कि बीके हरिप्रसाद कह रहे हैं खुद की जो नेता पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। इस हिसाब से तो पार्टी की कई बड़ी मछलियां हैं, उन्हें बाहर करना पड़ेगा और उसके बाद पार्टी को संभालेगा कौन? देखिए, अगर बीके हरिप्रसाद, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हरियाणा के
जिम्मेदारी वो संभालते हुए नजर आ रहे हो, तो साफ तौर से इस तरह की जिम्मेदारी वो पहले भी संभाल चुके हैं, प्रभारी उन्हें लगाया गया था। फिलहाल ये मानकर चलिए कि अगर इस पैमाने पर कांग्रेस पार्टी आकलन करने की कोशिश करेगी तो फिर अच्छे अच्छे दिग्गज पार्टी से बाहर हो जाएंगे। आए दिन हम इसी बात का जिक्र करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो तीसरी बार जीत हासिल हुई वो दरअसल कांग्रेस पार्टी ने ही कांग्रेसियों को निपटाने का काम किया था। तो ऐसे में कौन कौन लोग इस निपटाने की कवायद में जुटे हुए थे और किस तरह की भूमिका उनकी थी, ये जिक्र किया गया था। विधानसभा चुनाव हारने के बाद ये कहा गया था कि हार के कारणों पर मंथन कांग्रेस पार्टी करेगी और बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े ऐलान जो हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए थे। लेकिन क्या मंथन किया गया और क्या तब्दीलियां की गई? बिल्कुल, जो जिम्मेदार था, फ्री हैंड जिसे दिया गया, उसको लेकर क्या फैसला किया गया, और उदय भान जो कि प्रदेशाध्यक्ष थे, खुद अपना चुनाव हार कर बैठ गए, उनको लेकर क्या कुछ फैसला किया गया? ये फैसले कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई और वही स्थिति कमोवेश अब भी बनती हुई नजर आ रही है। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मानकर चलिए कि अगर 69 प्रभारी लगाए गए और उसमें भी अगर कोटा सिस्टम लगा दिया गया, 11 रणदीप सुरजेवाला के, इतने कुमारी शैलजा के, बच्चे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हो गए, अगर इन नेताओं के कोटे सिस्टम, यहाँ पर चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी कुछ कोटा दिया गया, अगर कोटा सिस्टम से प्रभारी लगाए जा रहे हैं तो आगे क्या उम्मीद आप कर रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है? आइसोलेशन में कुछ होगा क्या? यहाँ तो कोटा सिस्टम से ही प्रभारी लगाए गए, तो फिर ये मानकर चलिए कि कोटा सिस्टम से ही जिलाध्यक्ष भी लगा लेंगे। उसके बाद राहुल गांधी ऐसे जिलाध्यक्षों से क्या उम्मीद करेंगे? और पार्टी के कार्यकर्ता जो कि कोटा सिस्टम से प्रभारी फैसला करते हुए नजर आएंगे, तो ऐसे में क्या एकजुटता के साथ वो चल सकते हैं? और बी के हरिप्रसाद तो खुद ये मान चुके हैं कि आपकी जो अंदर की खींचतान है वो बनाए रखिए, अंदर का जो मुकाबला है वो चलाए रखिए, हमें उस गुटबाजी से कोई लेना देना नहीं है। क्या ये संभव है कि गुटबाजी रहे भी और गुटबाजी नहीं रहे, पार्टी को नुकसान ना हो और गुटबाजी बनी रहे? ये क्या संभव है? ये संभावनाएं जिस तरह की तलाश रहे हैं बी के हरिप्रसाद और राहुल गांधी, जिस तरह की संभावनाएं तलाश रहे हैं, अगर नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता ही एक दूसरे को निपटाने की जो संभावनाएं हैं वो तलाशते हुए नजर आ रहे हो, तो ये कैसे आप मान सकते हैं कि वो एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, कांग्रेस पार्टी की नींव को मजबूत करने का काम करेंगे? बिल्कुल। वीरेंद्र जी, ये परिस्थितियां जो बनती नजर आ रही हैं, क्या कुछ नजर आता है इस पूरे सिनेरियो को देखकर? आपको क्या लगता है जो पार्टी जो पैटर्न लेकर चल रही है वो पैटर्न क्या कहता है, और क्या कुछ संभावनाएं हैं, बदलाव की संभावना है पार्टी के अंदर? जो पैटर्न बनाया है देखने में तो बहुत अच्छा लगता है जी, और सबको ये लग रहा है कि कांग्रेस अब संगठन बनाने के लिए गंभीर है। पहले भी लगता रहा है, लेकिन अब लगता है कि संगठन तो बनेगा ही। अब जो एक गुटबाजी है, देखिए गुटबाजी तो रहनी है और गुटबाजी को तो कम किया भी नहीं जा सकता। अब देखिए, अब राहुल गांधी जिस तरह चंडीगढ़ में आए प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय में, तो वहां भी उनकी भी एक तरह से किस नेता के प्रति कितना झुकाव था ये भी आकलन किया गया। इससे भी लोग अनुमान लगा रहे हैं। तो भाई राहुल गांधी क्या संदेश देना चाहते हैं जी। फिर जो ये ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, क्या ऑब्जर्वरों का जो झुकाव है वो नेता विशेष के प्रति तो है ही है। मतलब अगर जो पार्टी के प्रति समर्पण होना चाहिए तो वो तो दिखाई देता नहीं है। और ये जो ऑब्जर्वर जो है, ये जो प्रेफरेंस तय करेंगे, वरीयता क्रम बनाएंगे जिला अध्यक्षों का, 6-6 के नाम का सुझाया गया है, तो क्या ये जो पैनल तैयार किया जाएगा तो क्या ये सार्वजनिक होगा कि अपने कार्यकर्ताओं को मालूम होगा जी? तो ये तो किसी को मालूम ही नहीं होगा कि पैनल में किसका नाम है। अगर पारदर्शिता रखनी है तो कार्यकर्ताओं से जो नाम दिए जाएंगे, कार्यकर्ताओं को भी बताया जाएगा कि हम ये पैनल बना रहे हैं, ये पैनल आया है, जो कार्यकर्ताओं के बीच ही बताना चाहिए कि हमने ये पैनल तैयार किया है कार्यकर्ताओं के सुझाव के आधार पर। लेकिन वो जो पैनल है वो सार्वजनिक होगा नहीं, और जो हाईकमान अपनी पसंद का अध्यक्ष बनाएगा, जिला अध्यक्ष जो बनाएगा वो हाईकमान ने बनाना है। तो ये संगठन की जो पारदर्शिता है वो तो रहेगी नहीं जी। फिर सबसे बड़ी बात है अब गुटबाजी की। अब देखिए 10 महीने के अंदर जो राज्यसभा के 2 सदस्य हैं, रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी, 2 का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो राज्यसभा का जो 2 सीटों का चुनाव होगा, संख्या बल के हिसाब से 1 सीट कांग्रेस को आनी निश्चित है। अगर कांग्रेस में एकता रहती है तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को जाएगी। तो 37 विधायकों के साथ कांग्रेस जो है क्या संगठित रह पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में सेंध लगाकर, जिस तरह का पहले का इतिहास रहा है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का इतिहास रचती रही है,
तो क्या कांग्रेस से भी वो दूसरी सीट भी छीन लेगी? मतलब भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर कब्जा कर लेगी। अभी तो 10 महीने का समय है, तो कांग्रेस एक तो किसको राज्यसभा में भेजना चाहेगी, एक तो ये तय करना है। सब नेताओं की गुटबाजी सामने आएगी, किस गुट का नेता जो है राज्यसभा में जाएगा। इसके लिए तो कोई मापदंड नहीं है, इसके लिए तो कोई वरीयता क्रम नहीं है, तो वो तो हाईकमान की इच्छा से ही जाएगा। बिल्कुल। तो इस तरह से अगर कांग्रेस में सेंध लगती है, 37 विधायक एकजुट नहीं रह पाते, तो कांग्रेस की गुटबाजी और उजागर होगी। किरण चौधरी का जो एपिसोड है हम अभी भूले नहीं है, किस तरह के आरोप लगाए गए थे राज्यसभा के चुनाव के समय, किस तरह का खेल हुआ था, ये लोग भूले नहीं है। इस तरह का खेल दोबारा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो कांग्रेस की गुटबाजी है, जो कांग्रेस संगठित कैसे हो पाएगी, क्योंकि हाईकमान ही कमजोर है। बिल्कुल। जब ऐसे कई नेता जो हैं, अगर राष्ट्रीय स्तर पर शशि थरूर हैं और दूसरे नेता हैं सलमान खुर्शीद हैं, जिनकी निष्ठा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो हरियाणा में भी ऐसे नेता हैं जो नेता अभी तक कांग्रेस के प्रति वो समर्पण उनका दिखाई नहीं दे रहा, वो कांग्रेस की वर्तमान स्थिति से नाखुश हैं और अंदर खाने उनकी सहानुभूति भारतीय जनता पार्टी से है, तो वो भी किस समय का कोई खेल रख सकते हैं। बिल्कुल। तो इसे ऐसे समय में कांग्रेस का संगठित हो पाना ये अभी संदेह लगता है, लेकिन हाईकमान गंभीर है। अगर हाईकमान गंभीरता से अगर संगठन के लिए काम करता है, संगठन की सोच रखता है, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कांग्रेस के लिए अभी काफी समय है अपने आप को संगठित करने का। अब देवेंद्र, सवाल यह है कि जो गुजरात मॉडल का कांग्रेस जिक्र करती रही है, क्या संभव है हरियाणा में भी उसको लागू कर पाना, क्योंकि उसी तरीके से उसी पैटर्न पर पार्टी आगे चल रही है? देखिए सौरभ, हर राज्य की अपनी परिस्थितियां अलग होती है। जैसे हरियाणा में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, मैं शुरू से सुनता आ रहा हूं, हर नेता ये कहता रहा है कि हरियाणा की जो स्थितियां हैं, जाट नॉन जाट की राजनीति, अब एक नया प्रयोग बीजेपी ने किया है और लगातार सफलता मिल रही है। बहुत सारे लोग ये कहते थे हरियाणा की जो जिस तरीके की राजनीति होती है, जिस तरीके के लोग हैं, यहाँ आम आदमी पार्टी कभी कामयाब हो ही नहीं सकती, और उसका हश्र हमने देखा। जहां तक गुजरात का मॉडल हरियाणा में उतारने की बात है, गुजरात की परिस्थितियां अलग है। हरियाणा के लोगों की सोच, चूंकि दिल्ली से सटा हुआ है, व्यापारी है, यहाँ किसान भी है, व्यापारी भी है, खेत मजदूर भी है, एससी बीसी, अलग अलग एक विश्लेषण होता है। लेकिन जो ये गुटबाजी वाली बात आ रही है बार बार, मैं आपको ध्यान दिलाऊं, 2014 में कांग्रेस इसलिए हारी लोकसभा में भी और विधानसभा में, क्योंकि बीजेपी की हवा चल गई थी, मोदी जी हो रहा था, उड़ गई थी कांग्रेस। सिर्फ 15 सीटें आई थी विधानसभा में कांग्रेस की, लेकिन 2019 में आते आते फिर 31 सीटें आई, और फिर 2024 में कितनी आई? 37 आई। कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन तो सुधारा है, लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। पिछली बार मैं बताऊं, 2019 में कांग्रेस की रणनीति ये थी, जैसे रणदीप सुरजेवाला, शैलजा चौधरी, वीरेंद्र सिंह थे, वीरेंद्र सिंह तो बीजेपी में चले गए थे, भूपेंद्र हुड्डा थे। पार्टी ने ये कहा था, एक रणनीति बनाई थी कि भूपेंद्र हुड्डा का होल्ड कहां पे है? रोहतक, सोनीपत और झज्जर में, जहां उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। कुछ पानीपत में भी हुड्डा का प्रभाव है। हुड्डा अपने इलाके से जहां प्रभाव रखते हैं 20 सीटें जीत के आए। सुरजेवाला के जिम्मे था कि आप अपने हिसार का जो उनका प्रभाव है, हिसार, नरवाना, कैथल, तो आप 15 सीटें जीत के लाओ। शैलजा के जिम्मे भी था कि जहां से आप सांसद रही हैं, अंबाला से, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला या सिरसा, हिसार, फतेहाबाद। एक रणनीति बनी थी कि आप अपने अपने एरिया में 15-20 सीटें जीत कर लाओ। इन नेताओं के जिम्मे 2019 का जो चुनाव था, टारगेट दिए गए थे। फिर पार्टी सत्ता में आएगी तो काम को हाईकमान का है, हमने चीफ मिनिस्टर किसको बनाने, सबको इस तरह के एक मनोबल बढ़ाने के एक टारगेट्स दिए गए थे। उसकी वजह भी है कि नेताओं को खुद हाईकमान ने ये रास्ते दिखाए कि आप अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावी बनो। पार्टी में सरकार बनाने की कवायद थी, चीफ मिनिस्टर का फैसला हाईकमान करेगा। जो गुटबाजी है, मेरे को लगता है हाईकमान ने भी इसको बढ़ावा दिया है। यही वजह है कि एक रणनीति बनी थी कि भूपेंद्र हुड्डा, जहां 4 जिले आपके प्रभाव हैं, आप अपने हिसाब से फैसले लो, करो, अपने समर्थकों को आगे बढ़ाओ, हाईकमान की तरफ से छूट है। ऐसे सुरजेवाला, ऐसे शैलजा, ऐसे और कैप्टन अजय यादव जो दक्षिण हरियाणा में है। तो ये जो गुटबाजी वाली बात है, मेरे को लगता है हाईकमान ने भी इसको बढ़ावा दिया है, और नेता इतने खुले हो गए, इतनी आजादी मान गए कि पार्टी का ये हाल हो गया। ठीक है। अब महेश, जो परिस्थितियां हमने बीजेपी में भी देखी, प्रदेश के अंदर केंद्र स्तर पर भी हम देख रहे हैं, अक्सर हम चर्चा भी करते रहते हैं कि पार्टी रैंडमली किसी भी नेता को उठा लेती है। मध्य प्रदेश हम देखें, राजस्थान देखें, तो किसी को भी वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा देती है।
वो संभावनाएं कांग्रेस में दूर दूर तक नजर नहीं आती हैं। आखिर सबसे बड़ी वजह क्या है? जो देवेंद्र जिक्र कर रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व का कमजोर होना, वो एक बड़ी वजह है। हम भी चर्चा करते रहे, आप भी इस बात पर जोर देते रहे हैं। और अगर उस कमी को दूर करने के लिए पार्टी को क्या कदम उठाने चाहिए, किस तरीके की रणनीति के साथ काम करना चाहिए कि वो डिसिप्लिन का जो एक शब्द कहीं ना कहीं गायब सा दिखता है पार्टी के अंदर से, वो दोबारा वापस आ सके? देखिए, मूल अंतर समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी में संगठन ही सर्वोपरि है और संगठन ही चुनाव लड़ता है। यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी में किसी को टिकट मिल भी जाए तो वो उसकी अपनी जंग जो है वो उसे खुद लड़नी पड़ती है। आप खुद ही पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती है, खुद ही तमाम ऑफिस बेरर्स की व्यवस्था करनी पड़ती है, संगठन की एक व्यूह रचना करनी पड़ती है। और कितने दिनों के लिए, 20 से 25 दिनों के लिए जब टिकट का फैसला होता है और मतदान की तारीख तक के लिए अपने लोगों की व्यवस्था मैनेजमेंट वो खुद करते हैं। यानी मोटे तौर पर उम्मीदवार ही पूरी व्यवस्था को देखता है और हर तरह की व्यवस्था, चाहे वो रुपए पैसे से जुड़ी है, संसाधनों से जुड़ी है, वो व्यवस्था कांग्रेस पार्टी में खुद करनी पड़ती है। जिक्र अगर भारतीय जनता पार्टी का करें तो यहाँ पर पार्टी जिसे भी टिकट देती है वो चुनाव फिर पार्टी संगठन लड़ता है। फिर चाहे पैसे की जरूरत हो, संसाधनों की जरूरत हो, किसी भी तरह की भीड़ जुटाने की जरूरत हो। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की स्थिति क्या है कि कांग्रेस में दशकों से अपना खुद का संगठन नहीं है, जिलाध्यक्ष नहीं है, महिला विंग की तो आप संभावनाएं छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में सहयोगी जो संगठन है, अलग अलग तरह के संगठन, वो युवाओं से जुड़े हुए भी हैं, वो स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, वो व्यापारियों से जुड़े हुए हैं, अनुसूचित जाति से जुड़े हुए हैं। योग और जो पतंजलि की जो व्यवस्था जो चल रही थी वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ती हुई नजर आ रही थी। तो ये मानकर चलिए कि सहयोगी संस्थाओं की पूरी बाढ़ भारतीय जनता पार्टी में जो चुनाव लड़ती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से लेकर हर तरह का जो मैनेजमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग करते हैं। तो यहाँ टिकट जो लेता है कांग्रेस पार्टी में वो खुद लड़ाई लड़ता है और हर तरह की जंग उससे खुद लड़नी होती है। भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए कि जो नया ट्रेंड निकल कर सामने आया है, वहां पर किसी भी मास लीडर को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं देती। ऐसे शख्स को कुर्सी दी जाती है जिसे आप ये मास लीडर तो नहीं कहेंगे और उसका अपना प्रभाव शायद उसके अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर भी ना हो। ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाकर और बड़े बड़े चेहरों को वहां से हटा दिया जाता है ताकि जो डायरेक्ट इंटरफेरेंस पॉलिटिक्स में वो बनाए रखते हैं वो इंटरफेरेंस खत्म किया जा सके। कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहे हारे चाहे जीते, चाहे पार्टी को जिताया या हराया, लेकिन पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वर्चस्व को खत्म नहीं कर पाई, उसे चुनौती नहीं दे पाई। और किसी भी तरह की व्यवस्था अगर हम समझने की कोशिश करें तो संगठन भी जो बनाया तो इन नेताओं ने खुद घर बैठ के बनाया, जिसे पसंद किया उसे बनाया और जिसे मिटाना चाहा मिटा दिया। अगर पार्टी ने टिकट दिया भी तो फिर चुनावी मुकाबले में इस तरीके का उन लोगों के साथ जो है खेला किया गया कि वो चुनाव हार गए। और उचाना विधानसभा जो सीट है बीते 2024 के विधानसभा चुनाव में जो ब्रजेंद्र सिंह के साथ हुआ वो इसका एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। तो ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव लड़ता है और कांग्रेस पार्टी में खुद उम्मीदवार चुनाव लड़ता है। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो मूल अंतर यहाँ पर कायम करती हैं और यही वजह है कि अनुशासन नाम की कोई चीज कांग्रेस पार्टी में नहीं है और वजह है कि केंद्रीय जो नेतृत्व है वो बेहद कमजोर हो चुका है। वीरेंद्र जी, सवाल है, वो सवाल यह है कि कहा जा रहा है कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में सिफारिश कोई भी बड़ा नेता ना करे, लेकिन हम ऑब्जर्वर्स में देख रहे हैं तो कोटा सिस्टम है। क्या प्रैक्टिकली ये संभव होगा जो कहा जा रहा है वो धरातल पर उतारा जाए? संक्षेप में सर। देखिए, ये कल भी सवाल उठाया गया था कि जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं उनका मापदंड क्या है, उनकी निष्ठा पार्टी के प्रति कितनी है। तो ये तो जो बड़े नेताओं ने नाम दिया उनको ऑब्जर्वर बना दिया गया और ये जो ऑब्जर्वर बनाए गए आगे इनकी भूमिका क्या रहने वाली है। अब ये देखिए, अब ये स्थिति है कि कांग्रेस का जिला अध्यक्ष कौन लोग बनना चाहते हैं, कितने लोग बनना चाहते हैं, क्या कार्यकर्ताओं में उत्साह है। देखिए, उसका एक है कि एक तो आर्थिक संसाधन भी जुटाने पड़ेंगे, फिर सरकार से यानी कि सत्तारूढ़ दल से मुकाबला करना है, संघर्ष करना है। क्या ऐसी क्षमता है? मतलब सरकार से लड़ना, भारतीय जनता पार्टी से संघर्ष करना, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क पर आकर संघर्ष करना, क्या ऐसी क्षमता कार्यकर्ताओं में है? क्या कार्यकर्ताओं की मनोस्थिति ऐसी है? तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी दुविधा आने वाली है। फिर गुटबाजी भी है, तो ऐसे में दोहरी भूमिका जो है, दोहरा चुनौती सामना करना पड़ेगा कि एक तो अपनी पार्टी के लोगों का समर्थन मिले और दूसरा सरकार के खिलाफ संघर्ष करना, जनता के बीच जाना, तो जनता की सहानुभूति हासिल करना।
तो कांग्रेस के लिए अभी बहुत समस्याएं रहने वाली हैं। मात्र संगठन बन जाने से ही समस्या का समाधान नहीं होने वाला। बिल्कुल, आगे समाधान किस तरह से पार्टी ढूंढेगी, नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जनता में किस तरह से विश्वास बढ़ेगा और कैसे बड़ा संगठन कांग्रेस खड़ा कर पाएगी, ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए चुनौती बनते नजर आ रहे हैं। किस तरह से पेश आएगी पार्टी, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।